हक मौजूद दोस्तों। आज मैंने सोचा कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट इन जर्मनी। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे सवाल किए, मैंने कोशिश की कि तमाम दोस्तों को जो है वो जवाब दिया जाए। उनको मैंने ईमेल्स के पे रिप्लाई भी किए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसके लिए ज़रूरी था कि ये दूसरी वीडियो बनाई जाए। मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि जर्मनी में आप फार्मासिस्ट के तौर पे कैसे काम कर सकते हैं। मुख्तसरन मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने अपने मुल्क में, अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आपने वहाँ से फार्मेसी में किया है, वो बैचलर ऑफ फार्मेसी हो या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जिस मुल्क में आप रहते हैं, वहाँ का जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके पास सीवी होनी चाहिए। उस सीवी में तमाम डेटा मौजूद हो कि आपने कहाँ पे काम किया, कब डिग्री की, वो जो सारी चीज़ें होती हैं। यकीनन इस फील्ड में जो भी प्रोफेशनल हैं उनको ये पता होगा। तो उसके अलावा ज़रूरी होता है कि आपके पास बी2 जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। और बी2 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, या अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो वहाँ पे मुंबई, दिल्ली, जो भी बड़े शहर हैं, जयपुर है, सूरत है, अहमदाबाद है, या जो भी तमाम बड़े शहर, बेंगलोर है, वहाँ पे आप किसी भी जर्मन स्कूल से जर्मन जनरली वहाँ पे जो है वो गोएटे इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से आपको बी2 करनी पड़ेगी। और जब आप बी2 जर्मन कर देते हैं तो उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं से, अपने मुल्क से यहाँ पे इनकी जो ऑफिस है वहाँ भेज सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जर्मनी के अंदर 16 बुंडस लैंड्स हैं, या जिनको आप हमारे यहाँ इंडिया में स्टेट्स या पाकिस्तान में प्रोविंसेस कहा जाता है। तो आप उसमें से किसी भी प्रोविंस को चूज़ कर सकते हैं। उनकी एड्रेस होती है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजिए, वो आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे। उसके बाद वो आपको एक लेटर जारी करते हैं कि आपके कागज़ात पूरे हैं। और उन कागज़ात पूरे होने के बाद जो है आपने फिर अप्लाई करना होता है फ़ाख-स्प्राक-प्रूफ़िंग के लिए, जिसको यहाँ पे एफएसपी कहा जाता है। और फ़ाख-स्प्राक-प्रूफ़िंग जो होती है वो जनरली यहाँ पे 2 प्राइवेट अकेडमीज़ है। एक फ्राइबुर्ग इंटरनेशनल अकेडमी है, मैंने भी वहीं से किया था। दूसरी बेरामी हो अकेडमी है, वहीं से भी किया जाता है। ये बर्लिन में भी मौजूद हैं, फ्रैंकफर्ट में भी मौजूद हैं, और मुख्तलिफ और शहरों के अंदर भी जर्मनी में मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो अपोथेकर कामर होती है, लंडस अपोथेकर कामर, या जिसको आप प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल कहें, उनके ऑफिस में भी ये आप एफएसपी का जो इम्तिहान है वो दे सकते हैं। इस इम्तिहान के लिए यहाँ पे आपको 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये इम्तिहान 45 मिनट्स का होता है। पहले 15 मिनट जो होते हैं वो आपको एक ईमेल लिखने के लिए देते हैं। वो ईमेल जनरली ये होती है, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ जो हैं वो कांस्टेंट, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो आ रही होती हैं। वो जो आप ऑर्डर करते हैं तो वो वहाँ से आती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि कभी-कभार वो देर हो जाती हैं, कभी-कभार नहीं आती, या कभी वो दवा जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होती है। तो उस हवाले से आपने इनसे जो भी है वो कोई बातचीत करनी होती है, कोई चीज़, तो वो ऑफ़िशियली आपने एक ईमेल लिखनी होती है। वो 4-5 लाइन की होती है, इतनी बड़ी ईमेल नहीं होती। और जनरली वो ईमेल का सेक्शन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। उसके बाद ज़रूरी होता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आप जिसको कह लें, कि वो फॉर्म होता है जनरली यहाँ पे उसको आएम खा बोगन कहते हैं। उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर कोई भी दवा मार्केट में मौजूद है, पाकिस्तान और इंडिया में तो नहीं होता, या बांग्लादेश में भी यकीनन, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप जो भी दवा कंपनी प्रोड्यूस करती है तो उसके साइड्स इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर किए जाते हैं। तो उस हवाले से अगर किसी ने कोई दवा ली, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हो गया, कोई बात हो गई, तो फिर वो जनरली जो भी करीब में फ़ार्मेसी होती है वहाँ पे जाते हैं। और कानूनी तौर पे जो फार्मासिस्ट है वो उस पे लाज़िम होता है कि वो फ़ॉर्म जो है वो फ़िल करे, और फिर वो जो कमीशन है उनको उस दवा का नाम, उस दवा का पैकेट, वो जो भी तफ़सीलात होती हैं, वो सारी लिख के भेजिए। फिर वो सारी जो बैच होती है उसको चेक करते हैं। और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको या तो बैन कर देते हैं, या फिर
वो कंपनी जैसे भेज वापस कर देती है तो वो वापस कर देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर वो उसको बता देते हैं कि भाई ये इस दवा की वजह से नहीं था, शायद इसने कोई और दवा खाई होगी। और तीसरा आखिरी सेक्शन उसमें होता है बोलने का, जिसमें दो कैंडिडेट्स आमने सामने बैठते हैं। कोई भी एक दवा आपको दी जाती है, मिसाल के तौर पे अगर आपको एंटीबायोटिक है जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गई या पैरासीटामोल हो गई या कोई भी दवा आपको, उसका वो बाइपेक्सेटल जो होता है वो आपको दे देते हैं। उसमें लीफलेट जो होता है उसके अंदर आपने देखना होता है कि भाई जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं और ये कौन-सी दवाओं के साथ नहीं लेनी चाहिए या कौन-सी जो जूसेस वगैरह हैं वो इनके साथ नहीं लेने चाहिए। तो वो बुनियादी चीज़ें होती हैं और वो भी तकरीबन एक प्रीफ़िक्स हैं, कोई 40-50 के करीब। मैं कोशिश करूँगा कि अगली आने वाली वीडियो में अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, तो उसपे मैं वो आपको सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे होता है। वो जनरली जैसे हमारे यहाँ वो अनसॉल्व्ड पेपर्स होते हैं 5-10 साल के, तो इस हवाले से यहाँ पे भी एक वो 30 से 40 के लीफलेट्स होते हैं दवाओं के, मुख्तलिफ दवाओं के। उनमें जो बुनियादी पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई एस्पिरिन ले रहा है और उसके साथ उसको डॉक्टर ने आइबुप्रोफेन दी है, तो पहले कौन-सी खानी चाहिए? यकीनन मुझे अंदाज़ा है काफ़ी सारे लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन पहले कौन-सी खानी चाहिए, बाद में कौन-सी खानी चाहिए? अगर आप ऐसे ही एंटीबायोटिक टॉक्सिसिक्लिन लेते हैं, तो उसका जो है वो कॉफ़ी के साथ क्या रिएक्शन होता है, वो आया लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी बुनियादी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई एमॉक्सिसिलिन ले रहा है, अगर कोई औरत है और वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, तो आया उसको लेनी चाहिए या कितना उसमें जो है वो टाइम का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये सारा उस सेक्शन में होता है और जनरली इस इम्तिहान को लेने वाले जो होते हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत ऊँच-नीच हो जाती है, तो वो उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो कैंटनेस प्रूफिंग होता है, जो आखिरी मरहला होता है, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत बड़े नामवर जो प्रोफ़ेसर हैं उनको बुलाया होता है और वो अपनी उस फ़ील्ड के माहिर होते हैं, हमारे वाले प्रोफ़ेसर नहीं होते। तो किसी ने किसी चीज़ पे तहकीक की होती है, तो फिर वो आके बैठ जाते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन बहरहाल हम आते हैं इस पे एफएसपी पे, तो वो जो फ़ाकिस प्राक प्रूफिंग है, वो ऐसे प्रूफिंग होती है और उसी वक़्त ही आपको वो बता देते हैं कि आप पास हुए या फ़ेल हुए, तो उसका वो सर्टिफ़िकेट आपको दे दिया जाता है। लेकिन इसका रेशियो जो है वो 90% मतलब लोग जो है वो पास होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका पहले या दूसरे अटेम्प्ट में वो पास कर लेते हैं। लेकिन जनरली मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, मैंने पहले अटेम्प्ट में पास की थी, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पहले अटेम्प्ट में उसको पास कर सकते हैं। जब आप ये एक जो हर्डल है वो क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद आपका आता है कैंटनेस प्रूफिंग। उस कैंटनेस प्रूफिंग के लिए भी आपको लंडस अपोथेका कमर जो होता है, मिसाल के तौर पर मैं हेसन में रह रहा हूँ, तो हेसन की जो यहाँ पे लाख बोला जाता है, एल आ खा, मतलब जर्मनी के अंदर, वरना अंग्रेजी में तो एल ए के बोलेंगे। तो वो वहाँ पे जो है आपने उसको रजिस्टर्ड करना होता है। फिर आपसे वो पूछते हैं कि भाई आप कब इम्तिहान देना चाहेंगे। नॉर्मली वो उसमें 6 महीने का कम से कम भी वो जो है वो वक्फा होना चाहिए। 6 महीने के बाद आप कोई भी डेट देते हैं तो उस हिसाब से वो आपको बुला लेते हैं। वो आप इम्तिहान देते हैं और इम्तिहान पास करने के बाद वो भी तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 घंटे का होता है। लेकिन जनरली उस इम्तिहान का तरीक़ेकार जो होता है उसमें आपको पता चल जाता है कि आपने पास होना है या फेल, क्योंकि पहले 15-20 मिनट ही वो आपका सारा मतलब इम्प्रेशन जो है वो प्रूफर्स जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, उन पे मतलब उन पे पड़ जाता है आपका असर कि आप आया ये इम्तिहान पास करेंगे या नहीं। उसके बाद जो है वो फिर आपको कहते हैं कि 5 मिनट आप कमरे से बाहर चले जाएँ। 5 मिनट के बाद वो आपको बुलाते हैं, फिर बताते हैं कि आप पास हुए या फेल हुए। तो बहरहाल ये होता है कैंडिडेट प्रूफिंग का। कैंडिडेट प्रूफिंग में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं उससे के लिए अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ज़रूरी था कि आपको एफएसपी या फ़ाकिस प्राक प्रूफिंग के लिए जो भी चीज़ें हैं या जो भी यहाँ पे प्रोसेस है फार्मासिस्ट के लिए, कि फार्मासिस्ट जर्मनी के अंदर कैसे काम कर सकता है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन उसके अलावा बड़ी अहम चीज़ जो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, अगर आपका यहाँ आपको जर्मनी के अंदर लाइसेंस मिल जाता है, तो उसके बाद आप 28 जो भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, वहाँ पे आप उसी लाइसेंस के साथ काम कर सकते हैं। यानी आप पे कोई भी फिर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब कल को अगर आप 5 साल के बाद कहना चाहें कि मैंने स्विट्ज़रलैंड में काम करना है या मैंने बेल्जियम में काम करना है,
या मैंने पोलैंड में काम करना है। ज़्यादातर लोग जर्मनी छोड़ के इन देशों में नहीं जाते, इन मुल्कों में नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई माइंड तब्दील होता है तो फिर वो डायरेक्टली वहाँ पे उसी सर्टिफिकेट के साथ, उसी लाइसेंस के साथ काम कर सकता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उस सब प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ बुनियादी है वो है B2 जर्मन। तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, और जर्मन लैंग्वेज जो है वो आप न सिर्फ गोएटे इंस्टीट्यूट के अंदर सीख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पे मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे टेलिक है, एक और भी है जिनकी मतलब वहाँ पे स्कूल हैं। अगर कोई दुबई में है, अबू धाबी में, तो वो वहाँ पे भी सीख सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में सिर्फ कोयटे वालों का ही इंस्टीट्यूट है और वही इम्तिहान लेते हैं। उसके अलावा अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे ट्रेनर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और आप बिल्कुल जो बेसिक्स हैं, जो मतलब हमारे यहाँ अलिफ बे होता है या ABC होता है, वहाँ से आपको वो सिखाते हैं, और आपकी मंजिल जो है वो फिर आप करीब लगने लगती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज सीखने के बाद आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी जो कैंटनेस प्रूफिंग होती है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट तो आपको मैंने बता दी, लेकिन वो उसका प्रोसीजर और स्ट्रक्चर क्या होता है उसके लिए मैं तफसीली और वीडियो बनाऊंगा। और इस सारे हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं काम पे हूँ, मुझे यहाँ पे कॉफ़ी की ब्रेक हुई तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। और हस्बे मामूल आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, या और कोई अगर आपके जहन में सवाल आता है तो यकीनन वो भी आप कर सकते हैं। आप सबकी मेहरबानी। थैंक यू।